सो स्टार्ट करें, थोड़ा सा खाली बैकअप लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे क्या? ऐसे आपको बेसिक आइडिया दिया था। ये कौन सा पार्ट में दोस्त? पार्ट 2। पार्ट 3 स्टार्ट कर चुके थे ना हम लोग। पार्ट 3 में क्या पढ़े थे? वेरी गुड। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35, ये चीज अभी हम लोग को पढ़ना था, है ना? अच्छा, अब एक बात आपको सिखाया था कि फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया गया है, बताओ? बोरोड फ्रॉम यूएसए। यूएसए में इसको क्या बोलते हैं? कौन है? कौन है? मुस्कान, साइलेंट करो, चाहती है फोन टूट जाए। क्या हो? क्या बोल रही? हाँ, क्या चाहते हैं मुस्कान? आप पूछे तुम क्या खाई? पूछे? नहीं पूछे, कोई बात नहीं। चलो देखो भैया, कहाँ से हम लोग इसको बोरो किए हैं? यूएसए से। यूएसए में क्या बोलते हैं इसको? बिल ऑफ राइट्स। और ये टोटल 7 ही है यूएसए में। कितना है? ठीक है, अच्छा। अब देखो भैया, अब यदि बात करें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है? फर्स्ट रिटेन डॉक्यूमेंट्स। किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट रिटेन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? अच्छा, और एक बात आपको बताया था, क्या है? रिटेन बाय किंग जॉन। कहाँ का? ऑफ इंग्लैंड। इन 1215। ठीक है, हो गया यहां तक? अच्छा, इसका नाम फंडामेंटल राइट क्यों है? फंडामेंटल राइट का नाम फंडामेंटल राइट क्यों है, बताओ? फंडामेंटल राइट इज नेम्ड सो, क्यों ऐसा नाम लिखा गया? बिकॉज इट इज गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यस सर नो? इसको कहां से गारंटी मिला है? अपना संविधान से। क्लियर? अच्छा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। लिख रहिए, जल्दी लिखो जल्दी। मुस्कान जल्दी, पिछले क्लास तो लिखी थे ना, वही तो बात बोल रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आगे बढ़ जाओ। चलो देखो, इनिशियली अपना कितना फंडामेंटल राइट्स था? बोलो। 7 फंडामेंटल राइट्स था। आज के टाइम में कितना है करेंटली? 6 फंडामेंटल राइट्स है।
ठीक है, तो बीच में एक वो गायब हो गया है ना, कौन सा गायब हुआ है, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी गायब हो गया है। कौन कौन सा आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 19 का 6 एंड आर्टिकल 31, ठीक है। अच्छा, 19 का 6 में एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का बात किया जाता है, जो आप एक्वायर करते हो। 31 में बात किया जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। ओ गलती लिख दिया, 19(6) बोला हूँ, यहाँ गलती लिख दिया, ठीक है। तो जो आप एक्वायर करेंगे वो आर्टिकल 19 में मेंशन है, एंड जो आपका एंसेस्ट्रल के थ्रू आपको मिलेगा वो 31 में मेंशन है। ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, है ना। अब इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया भैया लीगल राइट, लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, यस सर ना। 1978 में जब मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट बना था तो इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया, सॉरी इस डिसीजन को ले आया गया कि अब जो प्रॉपर्टी जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा, लीगल राइट बन जाएगा। क्लियर, लिख लिए, आगे बढ़े। अच्छा, तो आज के डेट में टोटल कितना फंडामेंटल राइट है अपने पास, 6 फंडामेंटल राइट। पहला फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 92, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24, ये था। फिर क्या है, नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 to 28, ये 27। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। फिर आपका है राइट टू, ये तो अब हट गया ना, इसका बात क्यों ही करना, बता दिया ना आप, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ठीक है। ये बेसिक्स है आपका फंडामेंटल राइट है, जिसके बारे में हमें डिटेल्ड वे में स्टडी करना है। क्लियर। अब देखो, इक्वालिटी बहुत तरीके का होता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी आपका बहुत तरीके का हो सकता है। तो 14 से लेकर 18 तक में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वालिटी का बात करेंगे। तो एग्जाम में जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा इक्वालिटी के ऊपर, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, 14 से 18 के बीच में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। सिमिलरली फ्रीडम का बात करें तो 19 से 22 के बीच में होगा, एक्सप्लॉयटेशन का बात करें 23-24 के बीच में होगा। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए ये रेंज बताया गया आपको। क्लियर है, आगे बढ़े। मुस्कान ये नहीं लिखी थी लास्ट क्लास, लिख लो।
देखो ध्यान से, अब जो आपको यहाँ पर टोटल फंडामेंटल राइट्स में बता दिया लिस्ट, तो फंडामेंटल राइट्स किसको दिया जाता? सिटीजन्स को, मतलब हाँ इंडियन को ही खाली दिया जाता है। फॉरेनर यहाँ है तो उनका कोई सिटीजन, उसका कोई फंडामेंटल राइट नहीं होगा। हाँ उनको थोड़ा कम मिलेगा, हमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, है ना। आप जाते हो जैसे क्या बोलते हैं कोणार्क टेम्पल घूमने, वहाँ पे देखते हो इंडियंस के लिए पैसा कम होता है, फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा होता है। क्यों? ताकि हम लोग स्पेशल है भैया, हम लोग इंडियन है, ये हमारा है ना, ये फील होता है हमें, ठीक है। ये फीलिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 12 to 35 पढ़ लो तो अगला जो है हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ेंगे वो, ठीक है। मतलब हमारा कुछ ऐसा काम होता है, डीपीएसपी जो होता है स्टेट का काम रहेगा, जो इंसान के लिए सोचना चाहिए, उसको सिटीजन्स के लिए सोचना चाहिए उनको, किसको? स्टेट को। स्टेट हम लोग आर्टिकल 12 में डिफाइन किए थे स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो स्टेट को डायरेक्टिव्स मिला है कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से, आपको ऐसा करना चाहिए, आपके पास यदि अलाउ करता है फंड तो आप ऐसा कीजिए। जैसे अब सोचो एक रिक्शा चलाने वाले के घर में जो शादी होगा और एक बहुत बड़ा बिलीनियर के घर में जो शादी होगा, दोनों एक जैसा होगा क्या? नहीं होगा। ऑल्दो रिचुअल्स हो सकता है सेम रहे, शादी का मीनिंग हो सकता है दोनों के लिए सेम रहे, लेकिन दोनों का शादी का तरीके में फर्क होगा, है ना। तो स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन यही डायरेक्ट करता है कि आप यदि फंड से सफिशिएंट है तो आपको ऐसा काम करना चाहिए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। समझ में आई बात है? तो ये जो फंडामेंटल राइट है आपका जस्टिसिएबल होता है, इसके ऊपर में आपको जस्टिस मिलता है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं होता है वो जस्ट एक डायरेक्टिव है। स्टेट बोले मेरे से उतना पैसे नहीं है, हम क्या करें? कोई बात नहीं, लेकिन फंडामेंटल्स देने, फंडामेंटल राइट्स दबा पाए तब मैं बाध्य हूं। क्लियर? तो हम लोग स्टेट के ऊपर में चढ़ के लेंगे, भैया हमको फंडामेंटल राइट तुम दे के रहो, जैसे फ्री एजुकेशन चाहिए हमें, देना पड़ेगा, ठीक है, छीन नहीं सकते मेरा राइट। अभी कोई बोलेगा कि नहीं हमको एकदम सोते टाइम 8 घंटे का नींद के टाइम हमें को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, हमें ये चीज़ होना चाहिए। क्लियर? सिमिलरली बात करें तो आपको पता चलेगा हमें एक सही तरीके से डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता हमसे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि हमें कोई कुछ भी बोल सकता है हमेशा, इससे मेरा डिग्निटी हर्ट होगा तो हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। बात समझ में आ रही बात है? लेकिन आप बोलेंगे, जब डीपीएससी पढ़ाऊँ तो आपको बताऊंगा कि सोसाइटी स्टेट को हमेशा सोशलिस्ट टाइप का स्टेट होना चाहिए, स्टेट को हमेशा सब कुछ फ्री कर देना चाहिए। उसी का नतीजा है जो आप देख रहे हो सुभद्रा योजना, सब उसी का नतीजा है, डीपीएसपी का नतीजा है सब, ठीक है। ये सब डायरेक्टिव से, ठीक। तो अब मान लो आज सरकार दे रहा है, कल बंद कर दे, तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमको पैसा मिल रहा था 5,000 रुपये 6 महीने में, अब नहीं मिल रहा है, कुछ पैसा नहीं। आज के डेट में जो ये फ्री बीज में बात किया जाए ना, सबसे कम पैसा मिल रहा है तो उड़ीसा में ही मिल रहा है, महीने के देखा तो 800-900 रुपये भी नहीं हो रहा है, 800 रुपये कुछ पैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये पैसा यदि हम लोग को मिल रहा है महीने का 800 रुपये, मतलब डेली का 30 रुपये भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। सरकार हिसाब से दे रहा है पैसा, 5 रुपये मील के लिए, 5 रुपये तो खर्च है, 5 रुपये दोपहर में, 5 रुपये शाम में, 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये तुम पान पाई, ठीक, 20 टंका आओ, 8 टंका जो रहा से तुम गुड़ाकू नब, ठीक अच्छे आओ तापर जो दरकार निजे तापाई तुमको यहीटा मिलूनी राशन कार्ड अच्छी ना, तो तुम तुम राशन कार्ड कौन उठाऊच? चाउल, चाउल कौन कर नाई पखाड़, पखाड़ को 4-5 दिन रखिबो, तापर से तुमर हांडिया जिनस हो रेडी।
ये हमारा सोसाइटी का रियलिटी है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं होना चाहिए उनके पास भी है। और वो चावल जानते हो इनडायरेक्टली कहाँ पहुंचता है? मंदिर में जहां खाना बनता है वहां पर वो चावल पहुंचता है। ठीक है, और उस चावल का आप लोग एक बार में बेचते हो, मान लेते 4-5 लोग का फैमिली है तो आपका 1,500-2 हज़ार रुपये पर महीने में आ जाता है वहां से, इतना पैसा आ जाता है। ठीक है, अब वो चावल देखो आप बेच दिए 2,000 में, 1,500-2 हज़ार रुपये में, उस 2,000 को ये लोग बेचेंगे 3,000 में मंदिर वाले के पास, मंदिर वाले फिर आपको 90 रुपये 100 रुपये मिल करके देंगे। ठीक है, तो और इसका बेनिफिट देखो किसको मिल रहा है, जो आपका PRS वाला लेके रखा, सॉरी क्या बोलते इसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन PDS वाला जो लेके रखा है उनको मिलता है मेन फायदा, कुछ नहीं करना है, आया स्टाम्प लगाया अपना अंगूठा लगाया गए, पैसा आ गया। ठीक, तो ये हमारी सोसाइटी का वन ऑफ द रियलिटी है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लोग इस PDS पे डिपेंड भी करते हैं, यदि ना मिले तो हमारे सोसाइटी में आधे लोग खाना नहीं खा पाएंगे, ये भी बात सच है। तो गवर्नमेंट करे तो क्या करे, लीकेज को रोकने के लिए कोशिश करता है, तो हमारा सोसाइटी वाला लोग, हमारा जितना पब्लिक है क्या करता है, नहीं ମୁଁ भी राशन कार्ड करियो मत दरकार ना मोर 5 लाख इंश्योरेंस मिलियो। ठीक, तो इस टाइप का चीज़ें होता है हमारे सोसाइटी में, और इस सोसाइटी में पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। खैर उस पर हम लोग ये नहीं चाह रहे थे, हम लोग चाह रहे थे अभी फंडामेंटल राइट को लेकर। तो मैं फंडामेंटल राइट को क्या बोला, ये जो होता है अपने लिए क्या होता है, जस्टिसिएबल होता है, इस पर हमें क्या मिलता है, जस्टिस। ठीक है, अच्छा फंडामेंटल राइट मतलब हमें, मेरा कुछ अधिकार है वो हमें चाहिए, हम कर्तव्य का बात नहीं करें, ड्यूटी का बात नहीं करें, राइट का बात करें, मेरा ये राइट है। तो राइट हम किससे मांगेंगे, मोदी जी से या मोहन बाबू से? हम लोग इन दोनों में से किसी से नहीं मांगेंगे। ठीक है, हम लोग मांगते अपना राइट किससे, स्टेट से, हमारा ये अधिकार है, ये हमें दो। मोदी जी मांझी बाबू आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन स्टेट हर हमेशा होगा। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो हम लोग गवर्नमेंट का मतलब समझते हैं पब्लिक फिगर को, वो गवर्नमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो फंडामेंटल राइट के लिए किससे हम लोग डिमांड करते हैं, स्टेट से। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले बात फंडामेंटल राइट में आते के साथ सबसे पहले बात पढ़ने का आर्टिकल बारे में, स्टेट क्या है, स्टेट क्या है। तो आप लोग को यहां पर बताया गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब ये कभी नहीं हुआ कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सब चीज नहीं। स्टेट का मतलब क्या रहा, दोज गवर्नमेंट बॉडीज विच कैन टेक इट्स डिसीजन बाय इट्स ओन, जो अपना डिसीजन खुद ले सके गवर्नमेंट बॉडी, उसी को क्या बोलते हैं, स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताया था आपको BSc उड़ीसा बताया था, उड़ीसा पुलिस, उड़ीसा स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग सेक्टर में बात करूं तो RBI, क्रिकेट सेक्टर में बात करूं तो BCCI। ठीक है, क्रिकेट सेक्टर में स्टेट लेवल पे बात करें, प्रोविंस लेवल पे तो स्टेट क्रिकेट बोर्ड। समझ में आया, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट। तो हम लोग का राइट किससे होता है, अब यदि हम लोग उड़ीसा के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमारा राइट रहेगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा, उसको 5 बॉल में आप सिलेक्ट करो, हमको एक ही बॉल में डिसाइड कर लो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हम लोग इनके पास जाएंगे, यदि ये हमारा बात नहीं सुनेंगे, हमारे साथ भेदभाव करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो हम कोर्ट में जाएंगे। समझ में आ रही बात है? अब ऐसा नहीं है
यहाँ पर आपके घर में लाइट नहीं आ रहा, आपके बगल वाला पड़ोसी घर में लाइट आ रहा है और बिजली ऑफिस से बोल रहा है नहीं हम तेरे घर में लाइट नहीं देंगे, तुमसे मेरा दुश्मनी है, नहीं देंगे, वो नहीं कर सकता। वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ऑन एनी ग्राउंड। और ऐसा कुछ ग्राउंड होगा, हाँ आपका यदि है, ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट मिल रहा है बट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, आपको उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। उसमें यदि आप कंजूसी करेंगे तो फिर आपका फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट को आप तब तक एंजॉय कर सकते हो जब तक आपके फंडामेंटल राइट का एंजॉय करने से किसी और का फंडामेंटल राइट हर्ट ना होता। जैसे आपके पास है राइट टू एक्सप्रेस, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, रोड पे चलते हुए एगो लड़की को परेशान कर रहे हो, आपके पास फंडामेंटल राइट है, तो उस लड़की के पास भी तो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आराम से आप आराम से अपना जूता चप्पल खोलेगी और आपके गाल में छाप देगी, उसका नंबर जो रहेगा छप जाएगा, ठीक है। आप अपना फंडामेंटल राइट को एंजॉय कीजिए लेकिन दूसरे का फंडामेंटल राइट हर्ट करके नहीं, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे म्युनिसिपल एरिया में हर हमेशा ये बोला जाता है भैया आप रात 10 बजे के बाद साउंड नहीं बजा सकते। अभी गणेश पूजा आ रहा है, हर जगह पे म्यूजिक लगेगा, ठीक है, लेकिन डॉट 10 बजे बंद, बादामड़ी बंद, हाँ को बाजा नहीं नहीं नहीं, जो जहाँ पर म्यूजिक कंसर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ नहीं म्यूजिक कंसर्ट का बात कर रहा हूँ, मेलोडी, ठीक है, वो 10 बजे, ठीक है, 10 बजे तक उसको बंद कर देना है। क्यों? अब हर सोसाइटी में हर फैमिली में अलग अलग टाइप के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको रात में काम करना, बहुत सारे लोग हैं जिनको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला हिसाब किताब है। तो 10 बजे आप कहीं भी रहें, आप या तो घर में हो कहीं भी रहो, आपको किसी और की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या किया जाता है भैया सब बंद, साउंड पॉल्यूशन नहीं फैलेगा 10 रात बजे के बाद, बंद करो इसको, क्योंकि ये सोने का टाइम है। सिमिलरली यदि आप लोग रात में यदि ट्रेन में ट्रेवल किए हो, ठीक है, तो आपको 10 बजे रात के बाद ही मिडिल बर्थ में सोने का राइट मिलता है। 10 बजे से पहले आप यदि नीचे वाला बंदा बैठा हुआ है, यदि सोए हो तो कोई बात नहीं, आप भी सो गए, यदि वो बैठा हुआ है तो आप उनको मतलब होता है कंपेल नहीं कर सकते भैया तुम सुतो हम भी सोएंगे, नहीं, बीच वाला बेड आपका खुलने का टाइम होता है 10 बजे रात के बाद, मिडिल बर्थ। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं आपको सोने का मन है, लेकिन उस टाइम ये सपोज किया जाता है कि इंसान कुछ ना कुछ कर रहा होगा, बात कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो यदि आप सोए हैं तो अच्छे से बैठ भी नहीं पाएगा, तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। आपका फंडामेंटल राइट है सोना, ठीक, लेकिन आपकी वजह से किसी और का फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो, इसीलिए रूल है कि 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद आपके बर्थ में कोई साउंड नहीं कर सकता है, हल्ला नहीं करेगा, कोई करेगा तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन 10 बजे से पहले आपको सोने का आदत है, 7 बजे आप ट्रेन में जाके अपना घर समझ के सो रहे हैं और कोई हल्ला करे तो आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है, समझ में आई बातें? बताऊंगा आऊंगा वहां पर आऊंगा, टेंशन क्यों ले, सब चीज बताऊंगा, ठीक है। आर्टिकल 12 हम लोग को समझ में आ गया, आर्टिकल 12 क्लियर हुआ क्या? बोलो भाइयों बहनों। आर्टिकल 13 का बात करते हैं। आर्टिकल 13 मैं बोलूंगा, आप लोग लिखेंगे थोड़ा फास्ट में, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम आपको दे नहीं सकता, लिखिएगा। इफ ए लॉ इज इनकंसिस्टेंट विथ, if a law is inconsistent with or in derogation to inconsistent with or
in derogation of any fundamental right, if a law is inconsistent with or in derogation of any fundamental right, in derogation of any fundamental right, comma, the law shall be void. This law shall void. लॉ को खत्म करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कोई ऐसा कानून बना हुआ है जो आपका फंडामेंटल राइट का अगेंस्ट में हो या इनकंसिस्टेंट हो, आपके फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हो, तो उस लॉ को खत्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक, ठीक है, क्योंकि एक लेडी का फंडामेंटल राइट को ये हर्ट कर रहा था। किसी को भी ये अधिकार नहीं बनता है कि 3 बार तलाक 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 बोल दो खत्म हो जाए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसको बोलते हैं। तलाक का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कि बस मन किया तलाक हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब बातें नहीं करो प्लीज, ठीक है। तो आपके पास कोई भी लॉ ऐसा है जो आपका फंडामेंटल राइट को हर्ट करे, तो उस लॉ को खत्म किया जा सकता है। और इसका डिसीजन कौन लेगा खत्म करने का? हाई कोर्ट लेगा और सुप्रीम कोर्ट लेगा। कौन कौन लेगा? हाई कोर्ट लेगा और सुप्रीम कोर्ट लेगा। हाई कोर्ट के पास जो पावर है, आर्टिकल 226 से पावर मिला हुआ है। कौन सा आर्टिकल से? 226। और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 से पावर मिला हुआ है। क्लियर है? आर्टिकल 226 से किससे पावर मिला हुआ है? हाई कोर्ट को। एंड सुप्रीम कोर्ट को किससे पावर मिला हुआ है? 32 से। क्लियर है? तो कोई भी लॉ का ध्यान रखा जाएगा। आपके पास ऐसा कुछ भी होगा कि मान लेते हैं कि आपको फील हुआ कि मेरा फंडामेंटल राइट हर्ट हो रहा है, आप गए पुलिस में, बोले ये तो लॉ है तो इसमें हम क्या कर सकते? कुछ नहीं। तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे जाके जज साहब अन्याय हुआ है मेरे साथ, अन्याय, त्राहिमाम त्राहिमाम, ठीक है, ठीक है। तो जज साहब वहां से, उनके पास एक जीन है, वो निकालेंगे, चलो भैया 226 बाहर निकलो। हाँ, कौन कहला? कौन कहला? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि आपका भरोसा या विश्वास के साथ खेल लिया गया। मेरा क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ठीक है। आपको प्यार था? अबे हाँ या ना? था या नहीं? बोलो। तो खत्म हो गया है अभी भी? तो किसी और को दो ना। गजब कर रहे हो यार। गजब है, जो चल गया उसके लिए बचा के रखे हो। शुभम के फादर तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। चलो आगे बढ़े। और ये सब चीज होता कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये सब कुछ नहीं होता है, ये जानते हो? बोला जाता ना, एक चीज सुने हो? एक चीज आपको मैं बताता हूं। जैसे आप सुने होंगे शिव, मतलब समझते हो क्या होता है? क्या है? और दोनों ही शिव है। शिव ही शून्य, शून्य ही अनंत है, अनंत ही शून्य है ना? इसका मतलब क्या रहा?
कि भैया ये स्टेट ऑफ माइंड जो होता है ना, मतलब जहां पर आप कुछ नहीं सोचते हैं, वहीं पे इंसान जो रहता है सबसे ज्यादा खुश रहता है। जब इंसान कुछ नहीं सोचे, जीरो स्टेट ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, जहां पर हम कुछ नहीं सोच रहे उसको क्या बोला जाता है? हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, जब हम लोग कुछ नहीं सोचते। ठीक है, तो आप क्या हो गए? हैप्पी। ठीक है, अब जीरो स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। प्रोसेस क्या बोलता है? विवेकानंद की तरह होकर जीरो स्टेट ऑफ माइंड में जाओ, स्वामी विवेकानंद की तरह। उनसे ज्यादा इंडिया में आईक्यू लेवल किसी का नहीं था, किसी का नहीं था। स्वामी विवेकानंद एक अलग लेवल के इंसान थे, वो इंसान नहीं थे, उनका एक मतलब पॉजिटिव ऑरा अलग लेवल का था। ठीक है, तो एक्चुअल में प्रोसेस है कि आप जीरो स्टेट ऑफ माइंड में जाना है तो उस तरीके से स्ट्रगल करके जाओ। स्ट्रगल मतलब अपना ब्रेन को उस तरह से ट्रेंड करो। उनसे ज्यादा मेडिटेशन करने वाला तो कोई नहीं होगा इंडिया में। रामकृष्ण परमहंस के चेले थे ना, तो अब सोच लो उस तरीके से जाया जाता जीरो स्टेट ऑफ माइंड में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट ढूंढते हैं। चलो भैया 2 सिगरेट ले लो, निकोटीन मिल जाएगा। ठीक है, क्या करें? थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ा देगा, शांति मिल जाएगा। 2 पैग लगा लो, नहीं कुछ मिला 10-20 रुपए का हरीश जैसा कुछ कर दो, हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस मतलब क्या होता है कि मतलब क्या होता है ना, आपका ब्रेन जो रहता है वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। उस टाइम ब्रेन को आप जो बोलते हैं वो काम करता है ब्रेन। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है? मेरा मन जो बोलता है हम वो काम करते हैं। मतलब मन के गुलाम हम बन गए हैं, मन मेरा गुलाम नहीं है। बात समझ रहे हो? तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। मालिक कौन होता है? ओनर कौन होता है? जो खुद से डिसिप्लिन हो, खुद से उसको पता है कब क्या करना है, तभी वो ओनर बनेगा। यदि उसको कोई सिखा रहा है अभी ये करना अभी ये करना, तो कभी ओनर बन ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? और जो होता है मतलब कि जो होता है जिसको वर्कर बोलते हैं, वर्कर कौन होता है? जिसको मालिक फोर्सफुली उसको डिसिप्लिन में रखता है। तुमको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतना देर में ये काम करना है। समझ रहे हो? तो जो रहते हैं मालिक वो पहले से डिसिप्लिन होते हैं। और डिसिप्लिन होने का सिंपल सा तरीका है, उनको पता है यदि हमको टेंशन है तो हम अपना ब्रेन मेरे कंट्रोल में, यदि कुछ टेंशन हो रहा है तो वहां पर भी हम अपने ब्रेन को रोक सकते हैं, तो मालिक बने रहेगा। और जिसको टेंशन होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, चलो 2 पैग लगा के आते हैं, वो कभी मालिक नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये हमारा रहा एक, हमारे पास 5 सेंस का ऑर्गन है ना? है ना? क्या क्या बोलते हैं? स्किन है, टंग है, नोज है, और क्या है? आईज है और ईयर, है ना? तो हर एक सेंसुअल ऑर्गन जो बहुत पावरफुल है। किसी एक पे इंसान का कंट्रोल हो जाता है तो इंसान मतलब आपने बहुत, जैसे देखते हो ना मेरा कान, थोड़ा सा कुछ बोलते मुझे सुनाई पड़ जाता है। ठीक है, एक सेंस पे मेरा कंट्रोल है। और इसी तरीके से आपको एक सेंस पे यदि कंट्रोल रहेगा आपको, तो मतलब कुछ भी होगा आपके आसपास आपको समझ में आएगा, तो इससे आपको हैप्पीनेस मिलेगा क्या हो रहा है। इसी तरीके से जिसका सोचो ऐसा एक्टिविटी जिसमें 5 का 5 सेंस ऑर्गन एक साथ काम करे, कितना मजा आएगा? 5 का 5 सेंस ऑर्गन एक साथ काम करे, कितना मजा आएगा? सारों 5 का 5 सेंस ऑर्गन सब मिलके एकदम शांत हो चुका है, माहौल मतलब कैसा होगा? कैन यू इमेजिन? हाँ, एक उनका सेंस काम नहीं कर रहा है, उनके साथ तो प्रॉब्लम है, एक सेंस काम नहीं कर रहा लेकिन दूसरा सेंस बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो मेरा ये समझाना मकसद नहीं, मेरा समझाना ये मकसद है, जब आपका एक सेंस को आप कंट्रोल करते हो तो आपको इतना ज्यादा मतलब हैप्पीनेस फील होता है। और सोचो जिस मोमेंट में 5 सेंस ऑर्गन आपके कंट्रोल में, उस टाइम कैसा लगेगा? उस टाइम तो लगेगा आप ही भगवान है, आपके ऊपर कोई है ही नहीं, है ना? अब 5 सेंस जानते हैं कब कंट्रोल होता है? जब आप बहुत हाई लेवल का मेडिटेशन करते हैं, या फिर आप ट्रू रिलेशन में सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो। 2 टाइम में आपका 5 का 5 सेंस
कंप्लीटली आपके कंट्रोल में होता है। उस टाइम आप होते हैं एक्चुअल जीरो स्टेट ऑफ माइंड में। ठीक है, तो हम जीरो स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए क्या करते हैं? हाँ भैया बहुत मजा आया सेक्स करके, चलो अब डेली हमारा यही काम है, डेली ढूंढ रहे हैं बैठ के। बात को समझो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे सोसाइटी का आयरनी है ये सब चीज। शुभम भैया समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा आयरनी है। हमारा सोसाइटी इस बात को समझता ही नहीं है कि हैप्पीनेस कुछ है नहीं, अपना ब्रेन पे कंट्रोल करना ही हैप्पीनेस है। ठीक है, और इसको कंट्रोल करने के लिए आप होता है ना, या तो आप अपने आप को इतना हेल्दी रखो कि आपको अच्छा नींद आए, या फिर स्लीपिंग पिल्स खा के सो। ठीक है, तो सेम चीज है, जीरो स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए आप ब्रेन को इतना ट्रेंड करके रखो, या फिर आपको एक्सटर्नल चीजों की जरूरत पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो आपको हर एक एक्टिविटी हम ऐसे ही करते हैं ताकि उसमें जाके हमको हैप्पीनेस मिले, सारा एक्टिविटी। और जहां पर एक्टिविटी में हैप्पीनेस नहीं मिलता है वो काम हम फोर्सफुली करते हैं। और एक चीज याद रखना, जो भी काम हम फोर्सफुली करते हैं उसमें हम लोग स्लेव बन सकते हैं, ओनर नहीं बन सकते। कभी भी ओनर नहीं बन सकते। कितने लोगों को पढ़ाई करना किसी को अच्छा नहीं लगता है? किसको अच्छा लगता है? मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, ना आपको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। फोर्सिबली ही कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लेंगे नौकरी मिल जाएगा, कुछ जिंदगी अच्छा चलेगा, इसलिए तो पढ़ाई कर रहे हो ना, और तो कुछ रीजन नहीं। यदि सब कुछ आपके पास हो, आप सोचो हो एकदम मतलब अंबानी अडानी टाइप के लोग, फिर पढ़ोगे नहीं। लेकिन आप जानते हो अंबानी अडानी के चक्कर में आप इतना जो पढ़ाई करें फोर्सिबली, से क्या होगा? आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े तो आप अंबानी अडानी के घर में नौकरी कर सकते हो। अंबानी अडानी नहीं बन पाओगे पढ़ाई करके, फोर्सिबली यदि पढ़ाई कर रहे हो। और जिसका पढ़ने का इंटरेस्ट होगा वो जरूर अंबानी अडानी बन जाएगा। एग्जाम्पल इलॉन मस्क, कोई उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन आज वो स्पेस एक्स के मालिक है। पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ाई करके खुद से खत्म कर दी, भले ही कॉलेज नहीं गए। वो फोर्सिबली नहीं पढ़ रहे थे, उनको इच्छा था पढ़ना। आप किसी का एग्जाम्पल ले लो, भले ही एक जो रीडिंग हैबिट्स होता है ना, वही एक लीडर क्रिएट करता है। कभी भी कोई सुन के लीडर नहीं बन सकता। आपके अंदर वो स्किल आना चाहिए। और कोई भी चीज भय बिन होई ना प्रीत रामायण में से थोड़ी ना बोला गया है, कुछ तो रीजन होगा। हर चीज, जैसे मुझे बचपन से करेला खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत बुरा लगता था, मतलब ऐसा लगता था ना क्यों खिलाया जा रहा, मुझे साथ तो मतलब अत्याचार हो रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, ऐसा फील होता था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में मेरा फेवरेट बन चुका है। मेरा फेवरेट वेजिटेबल्स में करेला। ठीक है, तो ये क्या था, बचपन में नहीं खाते थे, पापा जी पकड़ के कूट देते थे, जबरदस्ती खाना पड़ता था। तो वहां से धीरे धीरे हैबिट डेवलप हुआ। तो इसीलिए आपको फोर्सिबली पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है, भैया पढ़ ले। क्या पता किसी दिन आपका सच में गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ की तरह से गौतम बुद्ध बन जाओ, क्या पता ये चीज कब हो जाए। 0.01% चांस भी है। ठीक है, तो उसमें यदि 99.99% चांस नहीं भी है तो लेकिन उसमें 100% ये चांस जरूर है कि आप खराब नहीं हो सकते, अच्छा ही होगे यदि इस रास्ते पे चलेंगे तो। ठीक, इस चीज का तो गारंटी है ना। इसलिए बोला जाता है कि इंसान के अंदर कभी भी स्टूडेंट नहीं मरना चाहिए। लास्ट मोमेंट तक उनको कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ना चाहिए। किसी के द्वारा सुन के सीखोगे तो वो जानते हो क्या लगेगा, हाँ आज पढ़े, सर पढ़ाए थे, लेकिन 2 महीने बाद भूल गए। अब सोचो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको खुद से रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन, वो कभी आपसे नहीं जाएगा। अब इसको आप यदि देखोगे ना, हम लोग एथिक्स में सिविल सर्विस बैच में पढ़ाते हैं, तो आपको बताता हूं एक बात। जैसे एक सोसाइटी था, वहां पर जो थे एक बाबा रहते थे, प्रवचन वगैरह करते थे। तो वो बाबा का जो प्रवचन था ना, मतलब कि डेली उनको रियलाइजेशन था 4 बात का, सभी लोग को वही 4 बात बताते थे।
हाँ ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है, क्योंकि ये मैंने खुद फील किया है। मार्केट में एगो नया नया बाबा है, ठीक है, सब कुछ सुन के आए थे, सबको सब कुछ बताया, ये करो ये करो, बड़ा मजा आया सब कुछ सुन के, ये होता है ये होता है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन। तो कुछ लोग गए नए वाले बाबा जी का सुन के पुराने वाले बाबा जी के पास गए, बाबा जी आप ऐसे क्या बोल रहे हो, देखो नया वाले बाबा जी आए कितना अच्छा बोल रहे हैं, सब उनका बात सुन रहे हैं। बाबा जी को भी लगा कि हाँ कुछ नया होगा, चलो हमको भी सीखने मिलेगा। गए सुनने, तो बाबा जी जब गए सुनने के लिए तो नए वाले बाबा जी पूरा खुश, हम इतना अच्छा बोलने लगे, मतलब पुराने वाले लोग भी मेरे पास सुनने के लिए आने लगे, बहुत खुश। ठीक है, मतलब मार्केट में जो पहले से लीडर था वो भी मेरे फॉलोअर बन गया, सोच लो कितना खुशी होगा उसको। ठीक है, तो लगातार बोलना स्टार्ट किए, 2 घंटा तक बोलते रह गए नए वाले बाबा जी। पुराने वाले बाबा जी बोलते हैं ठीक है बाबा सब तो बोल दी, ये सब तो बुक में लिखा हुआ है, इसमें नया क्या है, ये तो कोई भी है जो पढ़ सकता है, कुछ इसमें नया तो आपका आपका रियलाइजेशन क्या है, रियलाइजेशन क्या होता है, कुछ नहीं, रियलाइजेशन ही तो सबको एक्चुअल पढ़ाई है। आपको जब तक अंदर से कुछ रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक मतलब होता है ना। अच्छा वहां पर है गौतम बुद्ध लगे हैं, उनको क्या मतलब फॉर्मली एजुकेट हुए थे क्या, उनको रियलाइजेशन हुआ। अपना एक बहुत बड़े पोएट थे कालिदास, वो क्या एजुकेशन के लिए थे क्या, रियलाइजेशन। उनसे बड़े कवि कोई बने ही नहीं। तो इंसान को रियलाइजेशन से ही इंसान बड़ा होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भैया आप यदि डेली एक काम कर रहे हो, सोचो ना डेली आप मान लेते कुछ तो ऐसी एक्टिविटी हो, कभी गाड़ी चलाने में, गाड़ी चलाते चलाते आपको पता है अलग अलग थॉट आता होगा, इसीलिए इंसान क्या करता है हाई स्पीड गाड़ी चलाता है। क्यों, उस टाइम वो जो रहता है ना हाई स्पीड जैसे जाता है ना, उसका माइंड में कुछ नहीं चलता, शांत हो जाता है माइंड। भले ही उसके बाद उसका एक्सीडेंट होगा, मरेगा, कल भी जैसे हुआ है, परसों भी हुआ है, डेली होता है होगा, लेकिन इंसान उस टाइम क्या होता है जीरो स्टेट ऑफ माइंड में जाता है, उस टाइम उसको हैप्पीनेस फील होता है। ठीक है, और जो थोड़ा सा अवेयर रहता है उसको पता है मजा तो आएगा लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगा, तो वो कभी भी उस चीज को एंजॉय करना नहीं चाहेगा। ये सारा चीज होता है। तो हमारे लिए भैया आप लोग खुद फील करते हैं इसको, लेकिन ये रियलाइज नहीं होगी ये हो क्यों रहा है। आप में और मुझ में थोड़ा सा यही अंतर है कि अभी जिस स्टेट ऑफ माइंड में आपका ब्रेन चल रहा है, आपको ये रियलाइज नहीं, हाँ गाड़ी स्पीड चलाने में बहुत मजा आता है, स्लो चला, लेकिन दोनों के बीच में फील क्या हो रहा है वो चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो जिस दिन आपको रियलाइज होगा उस दिन आपको भी लगेगा हाँ सही बोल रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं तो आप फील कर पा रहे हो, ये चीज आपके अंदर से ही निकलेगा। कब निकलेगा, जब हम अपने आप को टाइम देंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। अपने पास तो टाइम ही नहीं है, यही मुन्नी शीला जलेबी भाई यही सब जिंदगी पार हो रहा है, क्या किया जाए, दिक्कतें पड़ रहे हैं। ठीक है, तो कभी टाइम दोगे तब ना खुद पे, समझ रहे हो। तो इसीलिए कोई जा रहा है जाने दो, प्यार है किसी और को बांट दो, क्या दिक्कत है, समझ में आए। दो वर्ड होता है जानते हो, एक वर्ड है फेथ, एक वर्ड है बिलीफ, जानते हो, जानते हो दो वर्ड। फेथ वर्सेस बिलीफ, दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, क्या डिफरेंस है। हाँ, आस्था, अच्छा बिलीफ होता है विश्वास, फेथ होता है आस्था। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कौन सा मतलब इजीली ब्रेकेबल है, बिलीफ या फेथ। फेथ, फेथ जो होता है मतलब इनर कोर तक जाता है, वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होता है। अब बिलीफ जो फेथ जो रहता है क्या हो जाता है, आपका कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता, बहुत लेट में ब्रेक होगा,
बिलीफ क्या रहता है? शुभम भांगी दिल तो भरोसा भांगी दिल है ना। तो देखो मैं एग्जांपल देता हूं, पट्टा मुंडई, बाबा सारथी, ठीक है। देखो आज भी उनके कुछ फॉलोअर हैं जो उनको मानते हैं, आज भी कुछ फॉलोअर हैं। क्यों? वो जो है ना बिलीफ से बहुत ऊपर उठ चुके थे, फेथ बना चुके हैं, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर सिर्फ बिलीफ क्रिएट हुआ था, पता चला ऐसा ऐसा न्यूज है, चल खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। लेकिन कुछ के अंदर में वो फेथ डेवलप हो चुका है, वो लोग उनको क्या करेंगे, आज भी फॉलो करेंगे। नहीं नहीं खराब हेले कौन हो से फॉलो कर चुके, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है फेथ और बिलीफ में। तो आपके अंदर में भी कहां पर फेथ रखना है, कहां पर बिलीफ रखना है, ये चीज सोचने का पावर कब आएगा? जब आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने ब्रेन को चला पाओगे। ब्रेन के टर्म्स एंड कंडीशन पे यदि आप चलोगे तब नहीं आएगा, गलती हो जाएगा। कहां जहां पे फेथ रखना वहां बिलीफ हो जाएगा, जहां पर बिलीफ रखना वहां फेथ हो जाएगा, और गलती हो सकता है आपके साथ। तो हर हमेशा इंसान को थोड़ा सा अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए। दूसरे हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ही सोचने लगते हैं कि हमारा दुनिया जो है मेरे कंट्रोल में, अपना दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं है। हम पूरा दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते, तो कभी नहीं होगा। पूरा दुनिया उसी के कंट्रोल में होगा जिसका दिमाग उसके कंट्रोल में है। इस चीज पे हर हमेशा काम कीजिए। ये आपके अंदर का चीज है, इसको और कोई नहीं ले सकता। जितना आप काम करेंगे उतना ग्रो करेंगे। जितना आपका दिमाग शांत कर सकते हैं आपको लगे सर हम शांत हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, दुनिया में क्या चेंज आ जाएगा, आप समझ नहीं रहे क्या करोगे। आपके मतलब जिसके पास इस सबसे बड़ा पावर है, यदि अपना दिमाग शांत करने के पास पावर होता है किसी के पास, मतलब वो जानते हो उसके पास एक पॉजिटिव ऑरा इतना बड़ा क्रिएट होता है ना, मतलब उसको फील ऐसा, जहां भी खड़ा होगा ना पूरा सोसाइटी को अपने अंदर मतलब होता है ना अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? ऐसा ऐसा चीज रियलाइज करके रखा होगा जो सबके साथ होता होगा, सब फील करता होगा, लेकिन वो कभी कुछ सोचा नहीं होगा उसके बारे में। इसी को बोलते ऑरा क्रिएट होना। होता सबके साथ है, खाली न्यूटन को थोड़ी ना दिखा था कि सेब नीचे गिर रहा है, सबको दिखता है। हम लोग डेली लेटरिन जाते हैं, डेली नीचे ही जाता है, ऊपर थोड़ी नहीं जाता कभी। लॉजिकल बात है। तो न्यूटन को रियलाइज क्यों हुआ? क्योंकि उनको अपने ब्रेन पे कंट्रोल था। बात को समझ पा रहे हैं? इस चीजों को हम लोग मतलब होता है ना, जो चीजें अपने कंट्रोल में हम कर सकते हैं उसको नहीं करते हैं, जो कंट्रोल में नहीं उसके पीछे हम लोग भागते हैं इसको कंट्रोल में करें, और वो कभी नहीं होना है। जो आपके पास है उसी को आप कंट्रोल कर सकते हो। आपका सुख दुख क्या है वो आप जान सकते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। दुनिया को बता के, दुनिया को दिखा के, दुनिया से छिपा के कुछ नहीं हो सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपका ब्रेन कैसे चलता है? हाँ? मैं सन्यास की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सन्यास का बात किया क्या? अच्छा मुझे बताओ, मैं तो जो है एक गृहस्थ लाइफ जी रहा हूं, हाँ या ना भैया। मैं यहां पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, आपको सिंपल से एक ही चीज बोलना चाह रहा हूं कि आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में रहे, आप ब्रेन के हिसाब से ना चलो। और एक चीज याद रखो, शॉर्टकट वाला हैप्पीनेस जो होता है ना इजीली मिलता है, ठीक है, उसमें बहुत मजा आता है सबको, तुरंत मिल गया, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट वाला हैप्पीनेस का लास्टिंग नहीं होता है। ये चीजों को समझने का फिर नहीं, देखो इंसान के साथ प्रॉब्लम है। इंसान के पास कितना भी बड़ा कोई प्रीचर आ जाए, कितना भी बड़ा प्रीच कर दे, उसको समझ में नहीं आएगा जब तक वो खुद से ठोकर नहीं खाएगा, खुद से गड्ढे में नहीं गिरे, तो उसको समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। उसको जितना कोई समझा दो, कोई भी इंसान को ना भैया ये गलत है मत करो, नहीं, उसको समझ में नहीं आना। दूसरे इंसान बोलता है तुम गलती करके सीखा, हम भी गलती करेंगे तब सीखेंगे, ऐसे नहीं सीखेंगे।
इस चीज़ों को थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए जब आपके पास आपका ब्रेन आपके पास सपोर्ट करेगा, बहुत आसान बन जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते क्यों, इसलिए देखो वो पढ़ा उसका नौकरी लग गया, आज की डेट में उसका लाइफस्टाइल ये है, इसको देख के पढ़ाई करना शुरू करते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, हम लोग अपना प्रोसेस सही से कंप्लीट नहीं कर पाते, डेली नुकसान में रह जाते हैं, और डे बाय डे हमारा कंडीशन डिटोरिएट हो रहा है, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते। खैर कोई बात नहीं, अभी भी समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो और अच्छी बात है। चलो, आर्टिकल 13 के बारे में हमने क्या बात किया कि कोई ऐसा चीज जो आपका फंडामेंटल राइट को हर्ट करे, कोई भी लॉ, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉइड हो जाए, खत्म। कहां से होगा खत्म, हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट कौन सा आर्टिकल से करेगा खत्म, एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसी आर्टिकल को हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये जो पावर होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, ये हर चीज को बैलेंस करने का पावर आ जाता है। आर्टिकल 13 ऐसा आर्टिकल है जो सब चीज को, पूरा पार्लियामेंट को अकेले बैलेंस कर लेता है। आर्टिकल 13 हर एक लॉ को देखने का पावर है किसके पास, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। कहीं ये किसी का फंडामेंटल राइट तो हर्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए लेजिस्लेटिव को जुडिशियरी बैलेंस कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 13 की वजह से। नहीं तो लेजिस्लेटिव अब कंट्रोल ना दे जुडिशियरी को, जुडिशियरी के पास ये आर्टिकल जो कंट्रोल है उनका। समझ में आई बात है? कभी लगता है कि मतलब मोदी जी जैसे लोग, एक कोई जज से डरेगा? मोदी जी जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ताकि वो अभी पावर में है तो मैं उनका एग्जांपल ले रहा हूं। कोई भी एक लीडर, एक कोई इंसान अपने वार्ड मेंबर जीत जाता था, अपने आप को मतलब सीधा सीधी ओबामा समझने लगता है, ट्रंप समझने लगता है। मोदी जी से लोग क्या समझेगा, सोचो। तो उसके पास जो सिकंजा कसा जाता ना, यही आर्टिकल कस देता है, भैया तुम क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लॉ बनाओगे, हम उसको फिर डिसाइड करेंगे लॉ चलेगा या नहीं चलेगा, कहानी खत्म। क्लियर? आगे बढ़े तो बोलेंगे लेजिस्लेटिव के पास इतना पावर है, उसको हटा सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। इम्पीचमेंट ऑफ एनी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज किया जा सकता है, बट नॉट इजी। आपको बहुत लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, सबके सब सिस्टम में करप्ट तो नहीं हो सकते। 543 MP बैठे हुए हैं, सबके सब करप्ट होंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, करप्ट होंगे भी तो सेम मुद्दे पर करप्ट नहीं होंगे ना। तुम मेरा बात नहीं सुना, तुम हमको फंसाया था, रुक अब हम तुमको फंसाएंगे। ये तो डेमोक्रेसी खूबसूरती है। समझ में आई बात? जिस दिन सब एक मुद्दे पे करप्ट हो गया, उस दिन समझना देश गुलाम हो गया। अब कौन है? अभी हम फोन नहीं उठा सकते हैं, मेरे फादर फोन करे, हम फोन कट करना पड़ रहा है, सोच रहे हो। खैर अब बात करते हैं आर्टिकल 14 to 18, मतलब किसका? राइट टू, बोलो यार, राइट टू इक्वालिटी। बारह और 13 में क्या था? 12 में बोला गया स्टेट क्या है, 13 में बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब उसके बाद फंडामेंटल राइट शुरू होता है। मैं बोलेंगे सर आप तो बोले 12 से 35 तक है, आप तो 12 से 32 का लिफ्ट दिए, बाकी सब वो जो 33, 34, 35 है हमारे लिए नहीं है, वो आर्म फोर्सेस के लिए। हाँ, उनका राइट, बहुत सारा राइट, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता। जैसे आप नॉर्मल पब्लिक हैं, दुर्गा पूजा, होली, दिवाली आपको पूरा एंजॉय करने का राइट है, लेकिन पुलिस वाले को नहीं है।
पुलिस वाले को उस टाइम सबसे ज़्यादा काम करना, उस टाइम वो नहीं बोल सकता मेरा फंडामेंटल राइट है एंजॉय करना, हम चले घर, वो नहीं बोल सकते, उस टाइम उनका राइट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल राइट दिया गया कि भैया तेरा राइट सस्पेंड हो सकता है, तुम्हारा नॉर्मल पब्लिक की तरह राइट नहीं होगा, या तो जॉब छोड़ दो या तो रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करना, अभी नहीं कर सकते। समझ में आई बातें? आर्टिकल 14 पे अब चर्चा किया जाए, बोले जाए? चलो, हरीश कल कॉफी पे चर्चा कराया, लेकिन कॉफी जो था कॉफी ही था। क्या हरीश भैया बोले नहीं उसको कॉफी के बारे में? कहीं ना कहीं। चलो भैया, आर्टिकल 14 में लिखिएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यूएसए। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लिख लिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ को हमने यूके से एडॉप्ट किया है, बोरो किया, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को कहां से? यूएसए से। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं कोई एक ऑफेंस किया है जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, एक 18 साल प्लस का लोग किया है और 1 साल का बच्चा किया है। ठीक है, 1 साल का बच्चा क्या किया है, किचन में गया, छुरी उठाया, मम्मी को मार दिया। उसको क्या पता क्या होता है ना? अब सोचो वही काम 18 साल का एक बच्चा किया है, दोनों क्या सेम चीज है? लेकिन दोनों तो मर्डर है, दोनों ही मर्डर है ना। तो यूएसए और यूके का सोचना अलग है। यूके का सोचना है दोनों ही मर्डर है, यूएसए का सोचना है दोनों ही मर्डर है, ये सच है, लेकिन यहां पर जो है कौन किस इंटेंशन के साथ करा ये भी मैटर करता है। ठीक है, छोटा बच्चा को क्यों ही मारेगा, किसी को मर्डर करने का क्या ही शौक चढ़ेगा 1 साल का बच्चे को? वो तो बस ऐसे एडवेंचर, आज कुछ तूफानी करते हैं, उठाया लगा दिया। ठीक है, छोटा बच्चा लोग होता है ऐसे हरामी लोग होता है, कुछ ऐसे कहा नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत बदमाश होता है छोटा बच्चा लोग। अब मेरा बेटा अभी 2 महीने का नहीं है, मेरा भाई कल उसको ऐसे करके गोदी में रखा है, एकदम हाथ में एकदम येलो चटनी आया आया हाथ में। ठीक है, उसके बाद उसका मुस्कान, आहा। ठीक है, ऐसे करके रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोचो एक सरप्राइज, दूसरा सरप्राइज टॉयलेट किया इधर, लेकिन ऐसे उठ के इधर आया, प्रोजेक्टाइल मोशन आके पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज निकाल के वो दिया, हिट किया है पूरा। मतलब मेरा भाई उसके बाद थोड़ा सा शॉक में चला गया, ये क्या हुआ। तो भैया इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब समझ में आया, लॉ के सामने सब इक्वल है, सभी लोग इक्वल हैं। आप चाहे बहुत अमीर आदमी हो या पूरा गरीब आदमी हो, पावरफुल आदमी हो या नहीं हो, सब लॉ के सामने इक्वल है। क्या ऐसे ऐसे करने से क्या होगा? हाँ भैया, लूप होल्स बोलते हैं उसको, लॉ में गड़बड़ी नहीं है। हमारा सोसाइटी में लॉ को अरेंज करने में लूप होल्स है वहां पर। ठीक है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है लॉ के सामने सब बराबर है। ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब सबको इक्वली लॉ को प्रोटेक्ट भी करना, लॉ को मानना भी है। ठीक है, हाँ, कुछ यदि आप बहुत ज्यादा पावरफुल पोस्ट पे हैं तो आपको कुछ इम्यूनिटी मिलेगा, मतलब
एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, गवर्नर ऑफ स्टेट, इन सबको कुछ इम्यूनिटी मिला होगा। एमएलए, एमपी, उनको कुछ इम्यूनिटी मिलता है। इम्यूनिटी क्या मिलता है? आप जब तक कोई भी प्रेसिडेंट हैं और वो कुछ क्राइम किए थे पहले, उनके ऊपर सिविल केस चल रहा है, सिविल केस का ट्रायल नहीं चल सकता है जब तक वो प्रेसिडेंट रही। क्रिमिनल केस किए तो उनमें भी कुछ पर्टिकुलर टाइम उसके बाद ट्रायल कर सकते, पहले उनको इंटीमेट करना पड़ेगा आपके ऊपर ट्रायल चलना है। कौन जीवोगी? इम्पीचमेंट कभी भी कराया जा सकता है। इम्पीचमेंट आप करा सकते हैं। इम्पीचमेंट के लिए मतलब समझ रहे हो? इम्पीचमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 50-50 लोग पहले साइन करेंगे, उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना पड़ेगा। इतना आसान होता है? जाओ हर इसको भी लेते जाओ। खैर, तो हम लोग समझ गए क्या आर्टिकल 14 क्या होता है? से ताहपर जीवो ना कैसे जीवो। अरे मानते ही ये मतलब लीगल है बट अनएथिकल है। चलो इस चीज को समझो, है ना? लीगलिटी और एथिकलिटी में फर्क होता है, इस चीज को समझना पड़ेगा ना। कोड जाए अबे जाओ नो बे। पूरा बेचैन करेगी जाई छी। चैन डोर लगाओ, पूरा अंदर से लगा दो। चलो आगे बढ़े। आर्टिकल 14 खत्म। चलो आर्टिकल 15 का बात करते हैं। देखो भैया, यदि डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। बीच बीच में यदि आपका ध्यान भटकते रहे तो काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 15 लिखिएगा। लिखिएगा, स्टेट should not discriminate any person on the ground of any person. The state should not discriminate any person on the ground of रेस, सॉरी पहले रिलीजियन लिखो, रिलीजियन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये 5 चीजों पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टेट मतलब, बोलो इधर से आएगा, ये 5 चीजों पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीजें? हो गया आ गया, छोड़ दो। अबे जल्दी अंदर आओ, टाइम बर्बाद मत करो। ठीक है, ये 5 चीजों पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन, इधर से जाओ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्या क्या है? रिलीजियन है, रेस है, कास्ट है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन कौन डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा? स्टेट। कॉमा देकर लिखिएगा। However, positive discrimination is allowed. Positive discrimination is allowed. बताऊंगा मीनिंग क्या है, बताऊंगा, टेंशन मत। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। अब थोड़ा समझते हैं। स्टेट का डिफाइन कर चुका हूं। स्टेट कभी भी ये नहीं बोले भैया तुम इस धर्म के हो, इस कलर से हो, तुम्हारा जेंडर ये है,
तुम यहाँ पर पैदा हुए हो, तुम्हारा ये कास्ट है, तुमको ये चीज़ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो सरकारी स्कूल हो, सरकारी कोई भी दफ्तर हो, वहाँ पर आपके साथ इस सब बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। लेकिन आप यदि वहीं पर जैसे बात किया जाए, एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो सब बराबर उसके सामने, है ना। लेकिन यदि आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, यदि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हो तो क्रिश्चियनिटी आपको सिखाया जाएगा, मदरसा में पढ़ रहे हो इस्लाम सिखाया जाएगा, यदि आप किसी बोला जाए तो मठ में पढ़ रहे हो हिंदुइज्म सिखाया जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक धर्म का भी शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ आप सरकारी स्कूल में आएंगे आपको धर्म का शिक्षा दिया जाए, तो ये बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। आपको सब चीज़ हमेशा एक ही चीज़ बताया जाएगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है। कभी भी आपको धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 बोलता है ये बात, कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। क्या क्या चीज़ के बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। समझ में आया होता है। लेकिन फिर बोला हाउएवर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। यदि ये स्टेट नोटिस कर रहा है कि हमारा सोसाइटी में एक पर्टिकुलर रेस का लोग, एक पर्टिकुलर रिलीजियन का लोग, एक पर्टिकुलर कास्ट का लोग, एक पर्टिकुलर जेंडर का लोग, एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बर्थ का लोग पीछे छूट गया है। जैसे आप यदि यहाँ पर उड़ीसा में मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी इस टाइप की जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है। क्यों दिया जाता है? प्लेस ऑफ बर्थ की जगह पे दिया जा रहा है। भैया आपके साथ क्योंकि सिचुएशन जो है थोड़ा सा अलग सिचुएशन, आपके साथ थोड़ा ऑड है सिचुएशन, तो आपको हम लोग आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। इस इंटेंशन के साथ आपको क्या दिया जा रहा है? रिजर्वेशन। वहां के लोगों को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। सिमिलरली आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी रिजर्वेशन मिलता है। क्यों? कि ये कास्ट का लोग के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़े। अब होता है ना, जैसे देखते होगे घर में पेट्स यदि आप लोग रखते हैं, एक से ज़्यादा पेट यदि रखें, सेम ब्रीड का, सेम कैटेगरी का एक से ज़्यादा पेट यदि आप रखे होंगे, तो एक देखते होंगे घर में, मान लो जैसे एक्वेरियम ही होगा, मछली ही होगा, एक होगा जो दूसरे का भी छीन के खा लेता होगा, एक जो खुद का भी नहीं खा पाता, तो हम लोग उसको ध्यान देते जो खुद का नहीं खा पाता है ना, उस पर स्पेशल अटेंशन देते हैं। सेम हमारा स्टेट भी करता है। जो हमारा स्टेट देखता है, ये नोटिस करता है कि जो हमारा सोसाइटी में पीछे छूट गया है उसको एक साथ लाने का जिम्मेदारी भी अपना है। इसीलिए वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट यदि करना भी पड़ेगा तो पॉजिटिव तरीके से करके उसको कराया जाएगा। एग्जाम्पल रिजर्वेशन। समझ में आई बात है? कोई डाउट? आर्टिकल 15 डन। आर्टिकल 16 का बात करते हैं। आर्टिकल 16 लिखिएगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, equality of opportunity in the matter of public employment, comma, however positive discrimination is allowed, however positive discrimination is allowed। जैसे कोई यदि गवर्नमेंट ऑफिस है तो वहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी जॉब के लिए सबको क्या मिलेगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हाँ, एलिजिबिलिटी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट लेवल का काम है, 10th लेवल वाला बोले हमको भी अपॉर्चुनिटी दो, ऐसा नहीं हो सकता। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जितने लोग आते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ठीक, आप क्राइटेरिया सेट कर लीजिए, उसके लिए जितने लोग एलिजिबल हैं सबको आपको क्या करना? इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। लेकिन
पॉजिटिव तरीके से रिजर्वेशन आप वहां पर दे सकते हो। यदि आप देख रहे हो कि हाँ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को यहाँ यदि यहाँ पर इंगेज किया जाए तो उन पर्टिकुलर कम्युनिटी में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा, तो उसके लिए हम लोग सीट को रिजर्व कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे आप देखते हो बहुत जगह पे कंस्टिट्यूएंसी भी रिजर्व होता है फॉर वुमेन, फॉर द पर्टिकुलर कास्ट, फॉर पर्टिकुलर रिलीजियन। बहुत सारा कंस्टिट्यूएंसी अपना जो है रिजर्व है। बहुत सारा सीट जो होता है, कुछ वैकेंसियाँ है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, ताकि हमारा सोसाइटी में क्या है इक्वालिटी आए। इसको प्रमोट करने के लिए ये सारा काम किया जाता है। क्लियर? समझ में आई बातें? कोई डाउट? आर्टिकल 16 का हिसाब किताब क्लियर है। लेकिन क्या बोला गया इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं कि आप अभी टीसीएस में जॉब कर रहे हैं वहां पर बोलेंगे भैया हमको भी रिजर्वेशन दो, वहां नहीं चलेगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी में बोल सकते हो, प्राइवेट में जो डिजर्व करेगा वही रूल करेगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, आपका जो कॉम्पिटेंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज वहां पर नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कुछ ऐसा पोस्ट है जहां पर उससे ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन वो रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से हो सकता है उनका जॉब ना हो, ये सच है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप डिजर्व करते तो आपको मिलेगा, ठीक है। वहां पर कोई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को फॉलो नहीं कर रहा, आर्टिकल 16 में कोई बात नहीं करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेरा चाचा का बेटा है, पहले उसको नौकरी मिले, मेरे चाची की बहन है, उसको पहले जॉब मिल जाए। इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है प्राइवेट जॉब में, बहुत सारा होता है। बात समझ में आई? बात क्लियर? आगे बढ़े। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 लिखिएगा, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ आप क्या सोच रहे हो? वो अलग चीज होता है, अबॉर्शन अलग चीज है भाई, अबोलिशन अलग होता है। काश बचपन में इंग्लिश पढ़े होते। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म करो। आपको पता है हमारा सोसाइटी में ऐसा भी टाइम था जब एक्चुअल में वर्ना सिस्टम जो बना था, चार था। क्या क्या बोलो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबका सोसाइटी में अलग अलग काम था, और सोसाइटी में ट्रैंक्विलिटी बनाने के लिए हमने इस वर्ना सिस्टम को अडॉप्ट किया था, ताकि सोसाइटी में सौहार्द बना रहे। ठीक है, काम के बेसिस पे बनाया गया था। इनका काम होता था कि भैया जब सोसाइटी के ऊपर में कुछ ऐसा आपदा विपदा आए, किसी भी टाइप का इमरजेंसी हो, तो हमारा सोसाइटी इस वजह से नहीं हार जाए कि हमारे पास नॉलेज कम है, इस वजह से ना हार जाए, तो वहां पर आपको खड़ा होना है। इसलिए ये लोग रेडी रहते थे। हमारे सोसाइटी में ऐसा ना हो दूसरे सोसाइटी के लोग आके अटैक करते, ये लोग खड़े हुए थे। हमारे सोसाइटी में ऐसा ना हो कि दूसरे सोसाइटी के लोग आके बिजनेस करें, हमारे सोसाइटी वाला ना कर पाए, इकोनॉमिकली हम लोग पीछे छूट जाएं, तो भैया ये लोग आए। हमारे सोसाइटी में ऐसा ना हो कि दूसरे लोग आकर हमारा काम सब करे और हमारा पैसा ले जाए। तो हमारे सोसाइटी में ऐसा लोग होना चाहिए कि हमारा पैसा हमारे सोसाइटी में ही सर्कुलेट हो, इससे हमारा इकोनॉमी बूस्ट हो। ये चीज है, काम के बेसिस पे बना था कि इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर हर एक कम्युनिटी क्या होगा, इससे स्ट्रांग बनेगा, सब आपस में सारा काम करेगा। लेकिन इसका विद द टाइम इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या रहा, हमने क्या सोचने लगा, भैया ये तो हम तो सुपीरियर है, हम सुपीरियर, ये हम सुपीरियर है, हम सबसे इन्फीरियर है।
ये थॉट यहां पर आने लगा। उसके बाद आते आते एक टाइम ऐसा आ गया कि ये दोनों मिलकर अपने आप को बहुत ज्यादा जिस बोलते हैं ना सुपीरियर फील करते थे बहुत, और ये दोनों को मतलब कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ए तुम इधर नहीं आओगे, तुम ये नहीं छूओगे। ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब प्योर मानते थे और ये लोग को पॉल्यूट मानते थे। आगे चलकर सोसाइटी में चेंज आया, प्योरिटी और पॉल्यूटेंट का कॉन्सेप्ट आया, इम्प्योर है ये लोग। तो भैया एक समय ऐसा आ गया कि तुम यदि शूद्र काम करने वाले में से हो तो भैया तुम चलोगे भी, तुम्हारा जो इमेज भी क्रिएट होगा मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, शैडो जिसको बोलते हो, मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, एकदम दूर रहो मेरे से। इसीलिए बोला था 2.5 हाथ का दूरी, एकदम 2.5 हाथ दूर रहोगे मेरे से। अब सोच लो उसकी गलती क्या है, वो भी तो अपना उसी सोसाइटी के लिए काम कर रहा है जिसके लिए तुम कर रहे हो, तुम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो। इस वजह से अपने सोसाइटी में बहुत ज्यादा नेगेटिव सारा जो होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं थॉट्स, नेगेटिव एक्सरसाइज, नेगेटिव टाइप का काम अपने सोसाइटी में बहुत होने लगा था। इससे क्या होने लगा कि अब सोचो कोई काम करता था शूद्र का, तो उनका जो बच्चे हुए वो बेचारे काम नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वही पॉल्यूट का बच्चा है, उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसने क्या गलती कर दिया? और ये हमारा सोसाइटी 1 साल 2 साल 100 साल नहीं, कई साल 100 साल तक ही देखा, मतलब हजारों 2000 साल तक ये हमारा सोसाइटी से चला है। इतना ज्यादा नेगेटिविटी था अपना सोसाइटी में, ठीक। तो इस सोसाइटी में जो प्रॉब्लम रहा, और एक समय तो ऐसा आया कि भैया तुम चलोगे, तुम मेरा, पहले तो हैंडपंप और घर में टैप वाला सिस्टम तो नहीं था, हर जगह रहता था वेल जहां से पानी आता था। मेरा वेल के ऊपर तुम चढ़ोगे नहीं तो मेरा पानी अब कहां से पिएंगे, फिर नया कुआं खुलेगा, इस लेवल का था। और आज के डेट में भी आप यदि गांव में जाते हैं तो आप देखते होंगे आपके घर में यदि कोई खेत में काम करने आता है, कोई घर में काम करने आता है, तो उसके लिए मम्मी क्या करती है, अलग बर्तन रख देती है, वो वही बर्तन में खाएगा। जो सबसे मतलब जो बर्तन टूट जाएगा, जिसका ऊपर से कहीं से क्रैक आ जाएगा, हाँ उसमें वो खाएंगे। आज भी हो रहा है। इट सोच द माइंड ऑफ अनटचेबिलिटी। समझ में आ रही बात है? तो आज भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक एग्जिस्ट करता है, जो कि नहीं करना चाहिए हमारे सोसाइटी में। तो वर्ना सिस्टम बना था एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, लेकिन उसका आगे चलकर नेगेटिव थॉट डेवलप हो गया। क्लियर? जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर कास्ट के, पर्टिकुलर जेंडर के, पर्टिकुलर रिलीजियन के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगा, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट डेवलप हो जिसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। तो जब हम लोग आजाद हो रहे थे तो हमारे पास ये मौका था कि इसको अब हम लोग धीरे धीरे खत्म करें, नया भारत का नया शुरुआत करें। तो वहां पर हमारे संविधान मेकर ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस बात का ध्यान रखा और इसको फंडामेंटल राइट बनाया कि तुमको कोई भी इस चीज के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं, तुम मेरे में टच नहीं होगा, ये गलत है। इस टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करे तुम डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ। समझ में आई बात है? कॉन्सेप्ट क्लियर? आर्टिकल 17 डन। चलो अब बात करते हैं आर्टिकल 18, आज का लास्ट आर्टिकल हो गई आर्टिकल 18। आर्टिकल 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबे टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट academics and military। इन दो चीज के अलावा जहां पर भी टाइटल्स रहेगा सब खत्म हो गया। जैसे पहले टाइटल होता था ना, या अपना मुगल आजम को क्या बोला जाता था, ठीक है। फिर हो गया एकदम जैसे कटक नरेश,
ठीक है, उस तरह से आपका एकदम पूरी नरेश, इस टाइप का टाइटल होता था। ठीक है, आज के डेट में ये टाइटल आप यूज नहीं कर सकते। युवराज, महाराज, इस टाइप का टाइटल अब आप यूज नहीं कर सकते। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं उनके पास टाइटल का। हम लोग रेस्पेक्ट में बोलते हैं ना, रेस्पेक्ट में बोलते हैं सर। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, एकेडमिक्स, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपके पास एकेडमिक टाइटल जो भी है वो आप लगा सकते हैं। या फिर आप फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वहाँ पर जो आपको टाइटल मिला हुआ है, सूबेदार, मेजर, जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट का जनरल, जो आपको मिला है वो आप लगा सकते हैं। ड्यूटी के बाद भी वो टाइटल आप लगा सकते हैं। 2 लोग को टाइटल रखने का आज़ादी है। समझ में आई बातें? और कोई भी अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता। क्लियर? समझ में आई बातें? यहाँ तक कोई डाउट? तो इस तरीके से हमारा राइट टू इक्वालिटी वाला बात जो था, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमने पढ़ा। क्लियर? तो आज हमने फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किया, उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, फिर खत्म करेंगे कहानी। ठीक है? अच्छा, मुझे बता, फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है हमने कहां से अडॉप्ट किया है? बोलो जल्दी से। यूएसए या यूके? यूके, यूएसए बेशरम। कहां से अडॉप्ट किया फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट? यूएसए। वहां पर क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। यस और नो? मैग्ना कार्टा फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट किस चीज से रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ना। कहां पर लिखा गया था? इंग्लैंड में, है ना। आगे बढ़े। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स का जो बात है, टोटल कितना फंडामेंटल राइट्स इनिशियली होता था? आज की डेट में कितना है? 6। एक वो हट गया, कौन सा हटा? कौन कौन सा आर्टिकल में? 31 और 19(6). 31 में कौन सा है? एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी। कौन सा है? और 19(6) में अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। कौन सा है? इसको हटा दिए, 7 से 6 कर दिए। कौन सा अमेंडमेंट से? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 बे। सस्ता नशा कर रहा है ये लड़का। हैप्पीनेस के तलाश में नशा मत करो बे, गलत हो जाता है। आगे बढ़े, समझ रहे हरीश? तब कोई लो। अच्छा, अब मुझे बताओ, टोटल 6 फंडामेंटल राइट आज अपने पास है। कौन कौन सा? राइट टू इक्वालिटी, कहां से कहां तक? 14 से। फिर राइट टू फ्रीडम, कहां से कहां तक? 19 से 22। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 से 24। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28। फिर कल्चरल एंड 29-30। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। वेरी गुड। अब जो मैं बात किया आपके साथ, बात किया आर्टिकल 12, क्या बोलता है? बोलो जल्दी से। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, है ना। आर्टिकल 13 में क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? हाँ, राइट टू इक्वालिटी में क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया है? एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यूएसए से। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किस बेसिस पे? रिलीजियन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट, आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी के तहत सबको बराबर अधिकार है, सब कोई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट, 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बात कर ली। आर्टिकल 18, abolition of titles, abolition of except, very good। आज ही पाई एति की था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।